जय हिंद दोस्तों। अगर अपने देश की राजनीति को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने देश के महापुरुषों के बारे में जाननी चाहिए कि आपके देश के महापुरुष ने किस तरह से देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च जीवन को न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन को बलिदान किया। उसी में से एक हमारे देश के महापुरुष है सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए आज हम बात करेंगे देश के महान हस्ती सुभाष चंद्र बोस के बारे में। भारत की लड़ाई में कई महान योद्धा हुए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी रहस्य, शौर्य और त्याग का प्रतीक है, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ लड़ नहीं सकता बल्कि जीत भी सकता है। उन्होंने अपने देश में ऐसा परचम लहराया, उसने अपने देश के लिए सर्वोच्च जीवन को निछावर कर दिया। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया उसका सुभाष। पिता जानकीनाथ बोस वकील थे, पैसे से वकील थे और परिवार संपन्न था। पर बचपन में ही सुभाष का स्वभाव भी अलग था। जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, उनका स्वभाव भी ही देश के प्रति अलग होता है। शांत स्वभाव के, गहरी सोच वाला व्यक्ति और देशभक्ति की चिंगारी पहले ही जल चुकी थी। सुभाष के मन में उनकी पढ़ाई कोलकाता में हुई। वे इतने मेधावी थे कि आईसीएस की परीक्षा टॉप करके पास कर लिया, जिसे आज के समय में आईएएस माना जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार की नौकरी नहीं। सुभाष बोस ने साफ शब्दों में कहा, मैं उस सरकार की सेवा कभी नहीं करूंगा जो देश को गुलाम बनाए बैठी है। अगर सुभाष चंद्र बोस चाहते तो आईसीएस की परीक्षा से उसने टॉप किया तो उसको अंग्रेज के शासन काल में उसको आईएएस की नौकरी मिल जाता। लेकिन उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार की नौकरी नहीं कर सकते हैं जो हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है, और उन्होंने नौकरी को छोड़ दी। देश की राजनीति में आते ही सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बढ़ने लगी। वे कांग्रेस में शामिल हुए। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही वो युवाओं के नेता बन गए। 1920 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी जी से मिले सुभाष चंद्र बोस जी। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन विचार अलग थे। गांधी जी का मार्ग था अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलन। गांधी जी हमारे कहते थे कि हम मारकाट की आंदोलन नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। जबकि नेताजी मानते थे कि अंग्रेज सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, आजादी लड़कर ही मिलेगी। यही दो विचार कांग्रेस को दो रास्ते में बांटते थे। हालांकि महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस में थे और सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे, दोनों के रास्ते डिफरेंस थे। एक कहते थे कि हमें सत्य, हमें अहिंसा और शांतिपूर्ण की लड़ाई चाहिए, हमें उससे आंदोलन करना है। तो दूसरा कहते थे नहीं, कांग्रेस ताकतवर की भाषा समझते हैं तो हम उनसे शांतिपूर्ण तरीके से बात नहीं कर सकते। और यहीं पे दोनों की तकरारें होती थी, दोनों की वार्तालाप होती थी, दोनों एक दूसरे पर
कटाक्ष करते थे। दौर आगे बढ़ता गया। सुभाष बोस के जोश में अंग्रेज डरने लगे। सुभाष चंद्र बोस के जोश में, उनके गुस्सा में, उनके बातों से अंग्रेज में डर पैदा होने लगा। उन्होंने बार बार सुभाष चंद्र बोस जी को गिरफ्तार किया गया। कई सालों तक जेल और नजरबंदी में रखा गया। सुभाष चंद्र बोस को कई सालों तक जेल के सलाखों के पीछे रातें गुजारनी पड़ी। वो काली रात जहां पे दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं होता, नजर बंद किए हुए रखा था सुभाष चंद्र बोस जी को। पर क्या नेताजी रुक गए? एक सवाल था, क्या नेताजी रुक गए? तो नहीं, वो रुकने वाले में से नहीं थे। वो एक तूफान थे। उसके अंदर का तूफान और बड़ा हो गया। जेल में रहते हुए उन्होंने किताबें पढ़ी। जब सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी जब जेल में थे, तब उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, रणनीतियां बनाई और आजादी का सपना और मजबूत कर लिया। सुभाष चंद्र बोस जी उस जेल में रहने के बाद भी किताबें पढ़ी, लोगों के लिए आजादी का रास्ता ढूंढा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पूरा देश में खुशी थी। युवाओं के दिल में आग जल चुकी थी। युवाओं के दिल के अंदर और भी जोश भर गया जब नेताजी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन जब उन्होंने 1939 में दोबारा चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत ली, पर महात्मा गांधी इस फैसले से सहमत नहीं थे। कांग्रेस के भीतर मतभेद बढ़ गए। नेताजी ने इस्तीफा दिया पर कहा, देश पहले है, कुर्सी बाद में। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी में जब मतभेद बढ़ गया, तो नेताजी ने उसने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि देश पहले है, चुनाव बाद में, चुनाव आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। और ये कहकर उन्होंने अपनी कुर्सी को त्याग कर दिया, अपनी राह चुन ली उन्होंने। अंग्रेजों ने नेताजी को नजरबंद करके रखा हुआ था, लेकिन 17 जनवरी 1941 की रात इतिहास बदल गया। कड़कड़ाती ठंडी सर्दी में, कड़कड़ाती ठंड में नेताजी ने अपना वेश बदल, काला कोट और चश्मा पहना। चश्मा और दाढ़ी भी बढ़ा लिया उन्होंने, और वे भारत से अलविदा कहकर निकल पड़े। उन्होंने भारत को अलविदा कहकर निकल पड़े। लाखों आंखें तरसती रह गई, पर नेताजी देश को आजाद कराने का रास्ता खोजने लगे थे। उनका गुप्त सफर कोलकाता, बिहार, फिर पेशावर, रूस, जर्मनी और लास्ट जर्मनी तक पहुंच गया। हाँ, ये सच है, नेताजी हिटलर से मिले थे। नेताजी हिटलर से मिले थे, पर क्यों, आखिर क्या हो गया था नेताजी को कि उन्हें हिटलर से मिलना पड़ा, मतलब अंग्रेज से मिलना पड़ा? क्योंकि नेताजी जानते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने किसी से भी मदद लेने में हिचकते नहीं थे। वो सोचते थे कि अगर मैं दुश्मन के दोस्त से अगर दोस्ती कर लेता हूं तो वो मेरा रास्ता आसान कर देगा। इसीलिए वो हिटलर से मिले थे। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया और आजाद हिंद रेडियो शुरू कर दिया। 1943 में नेताजी जापान पहुंचे। वहां उन्होंने वो किया जो आज भी हर भारतीयों के
रोंगटे खड़े कर देते हैं सुन के। उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी INA की कमान संभाल ली। हजारों भारतीय सैनिक लंबे सालों से कैद थे। नेताजी ने उन्होंने एक सपना दिया, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। और बस पूरी फौज बिजली की तरह खड़ी हो गई। नेताजी ने पहला नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह एक आग थी जिसने हर भारतीय को जगा दिया। नेताजी ने सिर्फ फौज बनाई, बल्कि उन्होंने अपनी एक अंतरिम सरकार भी बनाई, आजाद हिंद सरकार। सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार, जिसे 11 देशों ने मान्यता दे दी। ये वो पल था जब दुनिया ने देखा भारत अब गुलाम देश नहीं है, एक उभरती ताकत है। इसी फौज ने बर्मा अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया था। भारत की सीमा पर पहुंच गए, लेकिन हालात बिगड़ने लगे। जापान युद्ध हार रहा था, सप्लाई बंद हो चुकी थी और INA के पास संसाधन नहीं बचे थे। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ। सरकार ने कहा नेताजी की मृत्यु हो गई, पर क्या सच में? भारत के करोड़ों लोग आज भी मानने को तैयार नहीं है। कई ऐसे सबूत मिले जिससे शक बढ़ता गया कि नेताजी जीवित है। कुछ लोग कहते हैं वे रूस में थे, कुछ कहते हैं भारत लौट आए थे, कुछ कहते हैं वे किसी और नाम से रहते थे। क्या सच है? कोई नहीं जानता, पर इतना सच है, नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं, एक भावना है। भारत की आजादी एक पन्ना अगर पढ़ोगे, भारत की आजादी का एक पन्ना अगर पढ़ोगे तो सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनहरा अक्षर में सामने आएगा। वो इंसान जिसने अपना परिवार, करियर, आराम सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने वो किया जो कल्पना से परे है। नेताजी अमर है और अमर ही रहेंगे। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी काफी रोमांचक है। अगर आप आजादी के उस दौर को, उस कालखंड को आप पढ़ेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का यह पन्ना स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तभी तो हम लोग कहते थे जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम रहेगा। सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस जी कह गए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा उन्होंने लगाया। आज सुभाष चंद्र बोस जी जहां कहीं भी होंगे अपने देश के लिए गर्व महसूस कर रहे होंगे। मैं आप तमाम युवा साथियों से विनती करता हूं कि कम से कम अपने देश की राजनीति को समझे, सही क्या है, गलत क्या है। सही जो चीज है उसका समर्थन करे, गलत जो चीज है उसका विरोध करे। आप सबको कैसा लगा सुभाष चंद्र बोस जी का जीवनी, आप सब जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप सुभाष चंद्र बोस जी से कितना प्यार करते हैं, आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में क्या जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए महापुरुष के साथ। ये एपिसोड पहला, आगे के एपिसोड बहुत जल्द लेकर आएंगे। जय हिंद आप सभी को, जय भारत।